टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रखकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। सर, आपका स्वागत है और खास तौर से विशेष स्वागत क्योंकि आप हमारे मुंबई स्टूडियो में आए। उम्मीद करता हूं हमारा मुंबई का नया स्टूडियो आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैं बम्बई और दिल्ली दोनों स्टूडियोज में आता रहा हूं और आवाज़ और गुरु से मेरा खास तौर से बहुत लंबे अरसे का लगाव रहा है। चलिए, तो अपने दर्शकों को बताऊं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदने पर आ रहा है टीडीएस का डिमांड नोटिस, तो इससे बचने का क्या है तरीका। एम्प्लॉयर से मिलने वाले मेडिकल रिइंबर्समेंट पर क्या चुकाना होगा टैक्स, और साथ में ये भी बताएंगे कि ऑफ मार्केट शेयर सेल का लॉस क्या दूसरे कैपिटल गेन से हो सकता है एडजस्ट। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन दर्शकों के लिए काम की बात जिनके पास टीडीएस का डिमांड नोटिस आ रहा है। और ये डिमांड नोटिस बड़े कहते हैं असामान्य नोटिस है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर या ज़मीन, तो टीडीएस तो कट जाता है, लेकिन फिर डिमांड नोटिस आता है कि टीडीएस जो आपका कटा है और टीडीएस कम कटा है। आखिर डिमांड नोटिस आ क्यों रहा है, समझेंगे मुकेश जी से। मुकेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि डिमांड नोटिस, ऐसे डिमांड नोटिस थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्यों आते हैं? टीडीएस तो काट दिया पहले ही जी। अब हाँ, नहीं, अभी ये आपने जो एक बताई बात वो बिल्कुल सही है। और ख़ास तौर से 1 जुलाई 2023 के बाद ये डिमांड नोटिसेज आनी शुरू हुई है। प्रॉपर्टी का मैं विशेष उल्लेख इसलिए करता हूँ क्योंकि आम तौर से लोगों को ख्याल में ये होता है कि मैं कोई 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ तो एज अ परचेज़र मेरी जिम्मेवारी ये है कि जो सेलर है उसको मैं जो भुगतान करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, उसमें से मुझे 1% के हिसाब से टीडीएस काट के उसका पान नंबर दिखाते हुए और एक चालान कम स्टेटमेंट भरना होता है। अब क्या हुआ कि 30 जून 2023 वाज द कट ऑफ डेट जो तय की गई थी सेक्शन 139AA में, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे हम पान कहते हैं और आधार के लिंकिंग के साथ। अब मान लीजिए आप जिससे खरीद रहे हैं वो बंदे ने अपना पान और आधार का लिंकिंग नहीं किया है, तो होता क्या है कि 1 जुलाई से जो कानूनन 139AA के हिसाब से उसका पान इनऑपरेटिव हो जाता है। और जब पान इनऑपरेटिव हो जाता है तो एक दूसरी सेक्शन है 206AA इनकम टैक्स एक्ट की, ये कहती है कि अगर किसी के पास पान नहीं है या पान नॉन ऑपरेटिव है, इनवैलिड है, तो उस केस में आपको 20% के हिसाब से टीडीएस काटना होता है। अब आपने तो 1% के हिसाब से काटा, डिमांड आ गई कि आपको काटना था 20%, तो इसके कारण ये डिमांड नोटिस आती है। तो इसमें कानूनन तो ये डिमांड नोटिस जायज़ है। कानूनन ये डिमांड नोटिस जायज़ है। मुकेश जी, मेरा सवाल ये कि अब नोटिस आ ही गया तो इस नोटिस का जवाब दें कैसे, अगर हमारे दर्शकों को बता सकें आप। इसमें 2 चीज़ें हैं लक्ष्मण जी। सबसे पहले तो ये नोटिस आए ही नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी हम व्यवहार करें, केवल प्रॉपर्टी परचेज का ही नहीं, मान लीजिए और भी किसी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, किसी के प्रोफेशनल सर्विसेज के साथ जब हमको टीडीएस काटना होता है तो हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि उसका पान वैलिड है या नहीं, ऑपरेटिव है या नहीं। ये भी हो सकता है क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सुविधा उपलब्ध की है कि आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर जाते हैं और वहाँ अगर पान नंबर डालते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पान वैलिड है, आधार से लिंक्ड है या नहीं। अगर वो वैलिड नहीं है तो आप ख्याल करिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो आपने बताया लक्ष्मण जी, एक सवाल ये है कि पहला तो यहीं आपको रोकूंगा कि आपने जून 2023 की डेडलाइन बताई जब पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन थी। अब मान लिया पैन आधार से लिंक नहीं है, पैन इनऑपरेटिव है, तो लगे हाथ दर्शकों को ये बता दीजिए कि क्या कर सकते हैं भविष्य के लिए। अब
ऐसे केसेस में एज अ स्पेशल केस वो जो एक पहले तो एक्सटेंशंस काफ़ी कर दिए गए, 500 रुपये 1000 रुपये को पेनल्टी या लेट फाइलिंग फ़ी देते हुए भी आप लिंकिंग कर सकते थे। अब लिंकिंग के लिए आपको स्पेशल अपने पोर्टल पे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और उसको डिपार्टमेंट मान सकेगा। तो दो चीज़ें मैंने जैसे आपको बताई, सबसे पहले तो एसरटेन कर लीजिए कि आप गलती ना करें ताकि डिमांड नोटिस ना आए। अब डिमांड नोटिस आ गई है तो आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू टेल द पार्टी जिसके साथ आपने व्यवहार किया है कि भाई तुम अपना आधार और पान का लिंकिंग पूरा करो, या तो ये पैसा जो मुझे भरना है वो मैं आपसे वसूल करूंगा। इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बट दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू। लक्ष्मण जी, चलिए, तो उम्मीद करते हैं दर्शक जब भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर रहे हो तो इस तरह के टीडीएस के डिमांड नोटिस से बचने के लिए ये जो तरीका बताया मुकेश पटेल जी ने, इस तरीके का ख्याल रखेंगे और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि पैन उनका आधार से लिंक्ड हो, वरना 1% के बजाय 20% टीडीएस देना पड़ सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कई सारे कॉलर्स हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहाँ से कॉलर हैं रहमान शमसी जी। रहमान साहब नमस्कार। नमस्कार सर। अब कैसे हैं आप? सही है, ठीक है सर। मुंबई में तो सर्दियां नहीं है, हम लोग दिल्ली में यहाँ पे सर्दी देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ सर्दी नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, तो सर्दी नहीं है तो इस मौसम को एंजॉय करिए। बताइए टैक्स रूल आपकी कैसे मदद करे? मैं ये पूछ रहा था सर, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड आर टैक्स ऑन रिसीव्ड बेसिस और एक्रूअल बेसिस, और डज मेथड ऑफ अकाउंटिंग बेटर व्हाइल डिटरमाइनिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। Does taxability will differ in case of interim dividend or final dividend, sir? तो मुकेश जी क्या सजेस्ट करेंगे इनको? अब रहमान जी का जो क्वेश्चन है वो डिविडेंड के बारे में है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डिविडेंड को एक्रूअल बेसिस पर दिखाना चाहिए आय के तौर से, या तो जब एक्चुअली रिसीव्ड होता है मिले तभी दिखाना चाहिए। What is the law on this? अब एक मैं आयकर कानून की सेक्शन 8 जो है which refers to कि डिविडेंड इनकम के लिए what is the method of taxability, तो उसमें ये कहा गया है कि डिविडेंड इनकम को जहाँ तक बात करते हैं हम, तो जिस साल में in the year in which it is declared and paid, उस साल में आपको ये अपनी इनकम के तौर से ऑफर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपके पास डिविडेंड आता नहीं है, मान लीजिए कई बार डिक्लेयर हुआ मार्च में, आपके पास आया अप्रैल में, टीडीएस भी उसी टाइम होगा, तो एक्चुअली आपके 26 एएस में जो टीडीएस की डेट है और जो साल में आप ये इनकम दिखा रहे हैं उसका अलाइनमेंट हो, ये भी आवश्यक है। तो पेड बेसिस, रिसीट बेसिस पर हम डिविडेंड को दिखाएं। लक्ष्मण जी, ये हमारी रहमान जी की लिए सलाह होगी। रहमान जी, अब कोई कंफ्यूजन है? ठीक है चलिए, सब डेट पर दिखाएं सर, है ना? रिसीट बेसिस पर आप दिखाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं। जब आपको डिविडेंड मिलता है, जिस तारीख को आपके खाते में आता है, उसके आधार पर आप अपना टैक्स का कैलकुलेशन करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो टैक्स गुरु आपके साथ है, tax@moneycontrol.com पर फिर से लिखिएगा और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हम लोग आपसे सीधा अपने टैक्स गुरु से रूबरू कराएंगे। चलते हैं दिल्ली, जहां से योगेश जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या आपसे तो वो ऐसे सॉल्यूशन मिल जाते हैं जो कभी हमें ला में ढूंढते रहे तो आसानी से नहीं मिल सकते। यही हमारे टैक्स गुरु की खासियत है और हमारे सभी टैक्स गुरु बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। मेरा टाइप का है सर। मेरा सवाल ये है कि बैंक में अगर हम एफडी कराते हैं तो बैंक अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट हमारे अकाउंट को शो करता रहता है कि हमको इंटरेस्ट हुआ, और वो 26 एएस में भी आता है और एआईएस में भी आ जाता है। ठीक है, तो हम उस पर इनकम टैक्स भी दे देते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर में उस एफडी को प्रीमेच्योर ले लेते हैं तो उसके ऊपर बैंक हमारे को जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, यानी एक्चुअल पेमेंट कम होता है, और पहला जो उन्होंने प्रोविजन किया वो रिवर्स कर लेते हैं और टोटल
पीरियड पे जितने तो एफडी रन करिए उस पर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। हम ऑलरेडी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक्रूअल बेसिस पे इनकम टैक्स दे चुके हैं और एक्चुअल हमारे को मिला कम, तो हम उसको कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिफंड के लिए कुछ तरीका है जो हम क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। जितने लोग एफडी करते हैं उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उन सभी दर्शकों के लिए बड़े काम की बात है। मुकेश जी क्या सजेस्ट करेंगे इनको? बिल्कुल, एक तो जैसे इन्होंने योगेश जी ने कहा कि कई बातों का जवाब आयकर कानून में नहीं होता, इनकम टैक्स एक्ट में आप इसका जवाब ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स गुरु आपको ये ज़रूर जवाब देगा और आप तसल्ली से इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, एक्चुअली इनकम टैक्स में रियल इनकम थियोरी पर आपको टैक्स देना है। तो मान लीजिए जब आपने वो इंटरेस्ट इनकम दिखाई और उस पर आपने टैक्स भरा तो बिल्कुल वो सही है। अब बाद में आपसे वसूली की जाती है क्योंकि बैंक वो जो प्रीमेच्योर एनकैशमेंट पर जितना इंटरेस्ट आपसे वापस लेता है, तो वो इंटरेस्ट जो वापस लेता है उसको इन द सब्सिक्वेंट ईयर आप वो कम इंटरेस्ट दिखा के अपना क्लेम कर सकते हैं। इसको जिसको हम सेक्शन 57 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के डिडक्शन के अंदर हम इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि 26 AS में तो वो ग्रॉस अमाउंट आएगी, लेकिन जो डिडक्शन है जो काटा गया है उस अमाउंट को आप अपने डिडक्शन के अंदर दिखा के, कई बार ये भी हो सकता है कि आपका लॉस आ जाए, तो लॉस आता है तो वो लॉस है वो सेक्शन 71 के तहत आप अपनी अदर इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। पर इतना ज़रूर आप कॉन्फिडेंस रखिए कि जो इनकम आपको मिली ही नहीं है उस पर आपकी टैक्स भरने की कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए आप बरकरार इस पर अपना क्लेम कर सकेंगे। योगेश जी अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, दुविधा दूर हो गई? AS में ऐसे में सर 26 AS में तो जो इनकम टैक्स को इनकम दिखाई जा रही है वो हायर दिखाई जा रही है, और मैं अगर ये रिफंड क्लेम करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या बैंक से सर्टिफिकेट लेटर करना चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए? नहीं, आपको तो उन्होंने रिकवरी की योगेश जी, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप सेक्शन 57 के तहत वो डिडक्शन मांगिए, क्योंकि इनकम तो आई लेकिन उसमें से काटी गई वो इनकम, दैट इज इतना आपको रिडक्शन हुआ, तो वो आप कम कर सकते हैं। मान लीजिए इनकम टैक्स CPC से आपके इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है तो आप ये क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैन साहब आपकी समस्या सुलझ गई होगी। अब फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिलता है मेडिकल रिम्बर्समेंट तो क्या उस पर बनती है टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। मुकेश जी, जैसा कि हम लोगों ने दर्शकों से वादा किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि हम डिटेल में बताएंगे कि अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है तो क्या उस पर टैक्स की देनदारी बनती है कि नहीं बनती है, लेकिन इस सवाल का जवाब दें इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, पर उनका सवाल ले लेते हैं। वो है जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर BKD अग्रवाल। BKD अग्रवाल साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, पहले तो आपको थैंक्स इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनों से देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम। सर हमारा एक EQF का अकाउंट है, उसका मैं करता हूँ और इस फाइनेंशियल ईयर में हमको लगता है कि हमारा इनकम 5 से 6 लाख के बीच उसमें आएगा और ये पूरा सेविंग्स बैंक का FD का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सवाल है हमारा कि उसमें TDS नहीं कटे तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और क्या मैं ITR 1 भर सकता हूँ? ठीक है मुकेश जी। बिल्कुल, अभी देखिए सर, ऐसा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि शायद नए रेजिम में जाना चाहेंगे, क्योंकि जो सेक्शन 115 BAC है उसमें इंडिविजुअल और HUF के लिए आपको जैसे पता ही होगा, हमारे सब दर्शकों की जानकारी के लिए मैं दोबारा बताऊं तो 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन की छूट है और 3 से 6 लाख का जो स्लैब है उसके बीच में केवल 5% का टैक्स है, आपको कोई और डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलता है। तो आपका 6 लाख की इंटरेस्ट इनकम होती है तो ये 3 लाख पर
जैसे मैंने आपको बताया एट 5% आपको 15,000 माना 6 लाख की इनकम पर केवल 15,000 का टैक्स, जो परसेंटेज में गिने तो 2.5% बनेगा, विच इज़ अ वेरी वेरी टैक्स फ्रेंडली प्रोविजन। अब आपका सवाल यह है कि टीडीएस न कटे। अब इसके लिए ये ख्याल रखना है कि ये जो आम तौर से लोगों को ये है कि भी 7 लाख रुपये तक की अगर इनकम है हमें कोई टैक्स नहीं भरना होता है, पर वो जो प्रोविज़न है वो इंडिविजुअल के केस में और रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, इवन एनआरआई के केस में नहीं है, एचयूएफ के केस में भी नहीं है। इसलिए आपको वो 7 लाख वाला जो प्रावधान है जिसके आधार से आपको रिबेट का फ़ायदा मिले और आपका ज़ीरो टैक्स बने, उस केस में आप ज़रूर आप अपना वो फॉर्म 15G या H फाइल कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आप सीनियर सिटीज़न हैं इसलिए 15H कर सकते हैं। पर यहाँ आपका टैक्स तो कटेगा। अगर आपको ऐसा है कि नहीं काटना चाहिए बिल्कुल, तो 15H नहीं, आपको फॉर्म 13 भर के अपने ऑफिसर से लोअर डिडक्शन या तो ज़ीरो डिडक्शन से वो आपको इंटरेस्ट मिले, इसके लिए आपको एप्लीकेशन करके करना होगा। लक्ष्मण जी, चलिए अग्रवाल साहब, आपकी समस्या सुलझ गई? नहीं लगेगा क्या सर? क्या फिर से साउंड कराई? जीरो होता है। सवाल फिर से दोहराएंगे अग्रवाल साहब? लक्ष्मण जी, हमें जो अभी हो गया न्यू रेजिम में 7 लाख तक में जीरो टैक्स हो जाता है, वो नहीं लगेगा क्या? पर वो इंडिविजुअल में है भाई साहब। अग्रवाल जी, वो इंडिविजुअल में है, आपका एचयूएफ का केस है। लक्ष्मण जी, ये इनको समझना, हमारे सब दर्शकों को भी ख्याल रखना है। हाँ, कि वो 7 लाख का जो एग्जेम्पशन है वो इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए नहीं। आपका जो मामला था अग्रवाल साहब वो एचयूएफ के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी उलझनें दूर हो गई होंगी। और जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था कि एक मामला बार बार हम लोगों के पास आता है दर्शकों की तरफ से, तो मैं सोचता हूँ सभी दर्शकों के काम के लिए चीज़ बता दी जाए कि एम्प्लॉयर की तरफ से अगर एम्प्लॉय की तरफ से अगर मेडिकल रिम्बर्समेंट आपको मिलता है, मान लीजिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी की तरफ से आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल रहा है, उस पैसे पे क्या टैक्स बनता है क्या? कई लोग सवाल पूछते हैं। चूँकि वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, दिखता है कि पैसा आया है। अब मेडिकल रिम्बर्समेंट तो आप जानते हैं, कंपनी जानती है, इनकम टैक्स विभाग कैसे समझेगा? तो मुकेश जी, क्या किया जाए ऐसे मामले में? देखिए लक्ष्मण जी, एक तो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 17 है जो परक्विजिट्स, कौन से परक्विजिट्स टैक्सेबल है, सवलत जिसको हम कहते हैं, ये कौन से टैक्सेबल है और कौन से एग्जम्प्ट है, इसका प्रोविजन ये सेक्शन 17 रेड विद द रूल्स के साथ है। अब सेक्शन 17 में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये किया गया है, पहले तो आपको ये ध्यान होगा कुछ साल पहले 15,000 रुपया आपको सालाना जो मिलता था फॉर रीइंबर्समेंट टुवर्ड्स परचेज ऑफ मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट के छोटे मोटे खर्चे के लिए, वो एग्जम्पशन आपके लिए था, पर उसको वापस किया गया। उसकी बदली में आपका ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया। पर कई लोगों को ये पता नहीं होता है लक्ष्मण जी कि रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, अब आप समझिए कि सरकारी या कोई स्थानिक संस्था की हॉस्पिटल है, कॉरपोरेशन वगैरह की, उसमें आपने या आपके परिवार के कोई सदस्य ने एक मेडिकल ट्रीटमेंट ली है, या तो एक और भी प्रोविजन है कि कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल, और ज़्यादातर आजकल सब अच्छे हॉस्पिटल्स अप्रूव्ड होते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, तो ये अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स में जो प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस हैं, आमतौर से इसमें सब आ जाते हैं, हार्ट आ जाता है, टीबी, किडनी, ये सब, तो ये जो रूल 3A में इसका नोटिफिकेशन है, तो ऐसे प्रिस्क्राइब डिजीजेस के लिए भी अगर आपके हॉस्पिटल ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना भी खर्चा होता है, अगर आपको अपना एम्प्लॉयर आपको ये पैसा रीइंबर्स करता है, तो लक्ष्मण जी ये विदाउट एनी सीलिंग ऑफ एग्जम्पशन 100% आपको ये एग्जम्प्ट मिल सकता है। और ये फ़ायदा अगर आपको मालूम है तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ CTC में वो एक एडजस्टमेंट करके इसको अच्छी तरह से फ़ायदा ले सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। मुकेश जी, मेरा सवाल यही है कि अगर मान लिया जाए 10 लाख रुपए का खर्च हो गया, एम्प्लॉयर ने मुझे वो पैसा मेरे अकाउंट में डाल दिया, अब अकाउंट में 10 लाख रुपए दिख रहा है कि एम्प्लॉयर ने डाला है, अब इनकम टैक्स विभाग को मैं कैसे बताऊं कि 10 लाख रुपए भाई साहब ये मेडिकल रिम्बर्समेंट है, इस पर टैक्स मत लीजिए, कि वो समझ जाएंगे वो?
ये इसके लिए आपको अपना जो पर्टिकुलरली रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि रीइंबर्समेंट का मतलब ये होता है कि आपने खर्च किया है और इसके बदले में आपको यू आर बीइंग रीइंबर्स्ड। तो आपके पास ये सब जो हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स हो, ऑपरेशन वगैरह के बिल्स, टेस्ट के बिल्स हो, वो ज़रूरी है। तो इसका एविडेंस, और प्रिस्क्राइब डिजीजेज में आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है कि ये जो इनकम टैक्स रूल्स में पड़ता है उसको ये कवर करता है। और लक्ष्मण जी, इसका अच्छा एक जो पासू है वो ये है, पहलू है कि इसमें ओल्ड और न्यू दोनों में आपको ये फायदा मिलेगा। आमतौर से आपके कई सैलरीड के जो एग्जम्पशंस हैं वो, जैसे कि HRA है वगैरह या लीव ट्रैवल है, वो आपको पुरानी स्कीम में मिलता है, नई स्कीम में नहीं मिलता है। पर ये रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस है, कोई भी स्कीम आप पसंद करें, पुरानी या नहीं, एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आपको ये फायदा मिलेगा। चलिए, तो अब चलते हैं, लेते हैं अगला सवाल। मुकेश पटेल जी, आप तो वैसे आ गए हैं अहमदाबाद से, लेकिन आपके शो में अहमदाबाद से सवाल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अहमदाबाद से एक सवाल आया अशोक कुमार शाह जी का। जी अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या है सवाल आपके पास। आपके शहर के ही आपके टैक्स गुरु हैं, हालांकि आज आपके शहर में नहीं है, ये अभी इस वक्त जो है दिल्ली में, मुंबई में बैठे हुए हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। जी मैं काफी बार उनको सुन चुका हूँ यहाँ अहमदाबाद में, चैम्बर्स में वगैरह में। अरे वाह। मुकेश जी पटेल, प्रणाम साहब जी। नमस्ते अशोक भाई, केम छो? जी बहुत बढ़िया। हाँ, तो बहुत सालों से मैं आपकी रेडी रेकनर बुक भी हमेशा कलेक्शन में रखता हूँ, और नई बुक अभी 23-24-25 की भी मेरे पास है। थैंक यू जी। और उसमें आपका सवाल पहलू आपने, जी सर, हाँ, मेरा सवाल ये है सर कि मेरे पास कई शेयर्स ऐसे हैं कि जो मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए हुए, जिसका पहले कोई 90 में लिया, कोई 100 में लिया, आज उसकी वैल्यू कोई या तो उसको सस्पेंड कर दिया एक्सचेंज से, या उसके वैल्यू 2 रुपया 1 रुपया ऐसे आ रही है, या और IPO में से जो लिए वैसी किसी की भी है। तो मैं मेरे लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट मुझे होता है उसके सामने ये मेरे कोई भी फैमिली मेंबर ब्लड रिलेशन में अगर ऑफ मार्केट सेल करके इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में एडजस्ट करके ले सकता हूँ। बिल्कुल अशोक भाई, आपने अपने सवाल में जो लास्ट लाइन बोली, ले सकता हूं, तो आप जरूर ले सकते हैं। और आपको ख्याल ये रखना है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके सामने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप रेगुलर मार्केट ट्रांजैक्शन से ही करें। अगर ऑफ मार्केट से भी आप करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल ख्याल ये रखना है कि ऑफ मार्केट में जो मार्केट का कोई रेट है उससे आप कम रेट से ना करें, माना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये ना कहे कि आपने जानबूझकर कुछ ज़्यादा लॉस क्लेम किया है। लेकिन अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है और आप टोकन 1 रुपये के हिसाब से भी अपना सौदा करते हैं, तो आप ज़रूर ये जो लॉस है इसको आप अपने गेन के सामने सेट ऑफ कर सकेंगे। चलिए, तो ये ख्याल रखिएगा, लॉन्ग टर्म के सामने लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म के सामने लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा अशोक जी, और बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया मुकेश पटेल जी ने। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा ये शो जारी रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये दिसंबर का आखिरी हफ्ते के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि आप नए साल के जश्न में डूब जाएं, टैक्स का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि 31 दिसंबर आखिरी तारीख है टैक्स पेयर्स के लिए एक बेहद अहम मामले में। वो मामला क्या है, सीधा चलते हैं मुकेश जी के पास। मुकेश जी, 31 दिसंबर टैक्स पेयर्स को क्या ख्याल रखना चाहिए? दो चीजें। एक तो अगर आपने रिटर्न भरा है उसमें कोई एक गलती रह गई है तो वो सुधार करने का आपके लिए लास्ट मौका है 31 दिसंबर। और दूसरा, कई बार आपको रिटर्न भरना है, रिफंड लेना है, टैक्स भरना है, अगर ये भी करना है ओरिजिनल रिटर्न भी, तो उसके लिए भी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। वो चूके तो आपका मामला भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, 31 दिसंबर, जी हाँ, 31 दिसंबर का खास ख्याल रखिएगा। और मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब बेहद आसान भाषा में देने के लिए। और दर्शकों से यही कहूँगा, आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपना सवाल हमें भेजें तो उसके साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही।
देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।